गुड इवनिंग सभी बबुआ लोगों को। और कैसे हैं आप सब? तो आप बोलेंगे मस्त झक्कास, और मैं तो भाई बचपन से ही मस्त हूँ, है ना, बहुत अच्छी हूँ और शानदार हूँ। तो आप भी अच्छे होंगे और आप अब अपना सर खुजाल रहे होंगे कि एक चैप्टर ख़त्म नहीं होता, दूसरा आपका चालू हो जाता है। तो क्या करूँ, मेरी बायो इतनी उमड़ उमड़ के आती है, मुझे निकालना ही होता है उसे कहीं ना कहीं जगह। ठीक है, चलिए, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे कह रहे थे कि भाई हमें पुराने चैप्टर में जो है पीछे की कहानियां समझ नहीं आ रही क्योंकि हमने पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़े, उनके लिए एक सुनहरा गोल्डन चांस है कि वो अब जो है पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और फिर आपको वही पूछना पड़ेगा, मैम बैकलॉग कैसे दूर करें? जैसे मैम के पास टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं कि लो ये खाओ बैकलॉग दूर, है ना। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ये सब अपने मैनेजमेंट से होगा, टाइम मैनेजमेंट से होगा, आपको करना पड़ेगा। चलिए, 11th क्लास का जो चैप्टर है नया वो हम शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। और कई बच्चे कह रहे थे मैम बीच में से चैप्टर ले लो, लेकिन हम सीरियल वाइज चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर कनेक्टेड होते हैं और उस कनेक्शन को हम नहीं तोड़ सकते, हमें 5th से 6th को कनेक्ट करना ही होता है। ठीक है, चलिए, क्या पढ़ना है हमें? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है, यानी पुष्पीय पादपों की शारीरिक। अब देखो, हमने बचपन से शारीरिक वर्ड पढ़ा था, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में अब नया वर्ड लिख दिया है शारीर। उसका मतलब वही है, एनाटॉमी है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होती है एनाटॉमी। तो अभी देखते हैं हम लेक्चर नंबर 1, आज हम उसका पढ़ने वाले हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ शारीरिकी या एनाटॉमी क्या होती है, एक बार फिर बताऊंगी, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो मेरा बताना कैसे रुक सकता है। आप अगर भूलने की बीमारी नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं बताने की बीमारी नहीं छोड़ सकती। तो भाई चैप्टर फ्लो जो है हमारे पास, सबसे पहले ऊतक के बारे में पढ़ेंगे हम, उससे पहले परिचय तो देखेंगे ही खैर, और ऊतक के बाद हम पढ़ेंगे ऊतक तंत्र। उसके बाद हम द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों का शारीर पढ़ेंगे, मतलब एनाटॉमी पढ़ेंगे कि अभी तक जो कहानियां हम पढ़ के आ रहे हैं वो तो बाहर से देख रहे हैं, अंदर क्या माल भरा हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे हम कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, जो जमाने से हमारा पीछा करती आ रही है और बहुत दुखी भी करती है। और उसके बाद वही हमारे फेवरेट महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज जो है लेक्चर फ्लो जो रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं ऊतक। ठीक है, उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो ऊतक के प्रकार पढ़ने हैं, जिसको शुरू करेंगे और एक ही प्रकार पढ़ पाएंगे आज, विभोजोतक की ऊतक। अब आपको ये चैप्टर मिलता जुलता लग रहा होगा क्लास 9th से, तो हाँ, लेकिन उसके थोड़ा सा हम वही पहले ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे, अब समुद्र में गोती लगाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर फ्लो। शुरू करने से पहले वही मैं आपको एनाटॉमी के बारे में बता देती हूँ फिर से एक बार कि एनाटॉमी क्या होती है। कि अब तक हम मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, मतलब बाहर से पौधा कैसा दिखता है, कैसी उसकी आकार है, कैसी पत्तियां हैं, कैसे फूल है, इसकी सारी रामायण हमने पढ़ी। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, उसको चीर फाड़ के डिसेक्शन करने वाले हैं कि भाई बाहर से तो सुंदर हो तुम, अंदर से तुम्हारा जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है, एनाटॉमी कैसी है तुम्हारी। तो क्या है आकारिकी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी सजीव या जंतु, कुछ भी हो सकता है, अभी पादपों के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम सजीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक, यानी कि एनाटॉमी। ठीक है, शारीरिक बोलो, शारीर बोलो, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, वो दोनों ही सही है। नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आप रोज उठ के अपने आप से पूछते हो कि हाय क्यों पढ़ना पड़ रहा है ना। लेकिन क्या करें, हमारे जो मोटो हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, उनके बीच में पढ़ाई से ही होकर जाते हैं वो सब। उनके डायरेक्ट ऐसा कोई पुल या ब्रिज नहीं बना हुआ कि हम यहाँ से
गोल तक पहुंच पाए। उसके बीच में ये पढ़ाई वाले बैरियर्स आते रहेंगे और उसको क्रॉस करना है हमें। चलिए, परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बड़े बड़े प्राणियों, पादपों तथा जंतु दोनों में रचनात्मक समानताएं तथा बाहरी आकारिकी में विभिन्नताएं देख सकते हैं। क्या कह रहा है ये, इतना जो इसने हिंदी में बड़ा सा लेक्चर दे दिया है एक लाइन का, उस वक्त सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर हम प्लांट और एनिमल्स को देखें तो हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं, है ना। रचनात्मक समानता है, मतलब कि उनकी रचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चरल, है ना। सभी सेल से बने हैं, प्लांट भी सेल से बना है और जो एनिमल्स है वो भी सेल से बना है। तो ये तो हो गई रचनात्मक समानता। उसके बाद भी बाहरी आकारिकी में विभिन्नता है, लेकिन देखने में फिर भी वो डिफरेंट। जब हम कह रहे हैं कि भाई सभी यानी कि लिविंग थिंग्स की मेन यूनिट ही सेल है, तो फिर ये आकारिकी भिन्नताएं क्यों? तो इसका राज अगर हमें जानना है तो हमें चीर फाड़ तो करनी पड़ेगी। तो समानता के बाद भी उनकी आकारिकी में भिन्नता देखते हैं हम और देख रहे हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। जब हम डिसेक्शन करते हैं, चीर फाड़ को भाई ऑपरेशन मत कह देना, ठीक है, डिसेक्शन करना बोलते हैं। किसी भी प्लांट को या एनिमल को जब हम खोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं काटा पीटी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेक्शन कहते हैं। तो डिसेक्शन जो है जब किया जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि ये भी सेल है वो भी सेल है, तो दोनों में क्या अंतर है। और एक ही प्लांट की भी अगर हम बात करें तो भाई उसी सेल से पत्ती बन रही है, उसी सेल से तना बन रहा है, उसी सेल से फूल बन रहा है। ये सब क्यों है? तो ये सब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चलता है कि उनकी जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अलग हैं। इसी वजह से वो एक दूसरे से अलग है। जैसे आप और मैं क्या एक जैसे दिखते हैं? नहीं, लेकिन आप भी होमोसेपियंस है, यानी कि मानव है, मैं भी होमोसेपियंस हूँ, लेकिन फिर भी हमारी कोशिकाओं में कुछ विभिन्नता है जिससे हमारा कलर अलग है, हमारा फेस अलग है, क्योंकि हमारे अंदर का डीएनए अलग है, थोड़ा थोड़ा डीएनए अलग है। शायद आपको बात पता हो कि हमारे ह्यूमंस में जो होता है वो आप में और मुझ में 99.9% डीएनए सेम है। सिर्फ 0.1% डीएनए की विभिन्नता की वजह से आप और मैं एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। 0.01 कितना छोटा अमाउंट है, सोचते भी नहीं हम। उसी विभिन्नताओं की वजह से आप वेराइटीज ऑफ ह्यूमन देख रहे हो अपने आसपास कि कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता आपको नहीं दिखता, सिवाय जो ट्विन्स होते हैं, ठीक है। उनमें भी कुछ कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं, भले फेस से नहीं हो लेकिन इंटरनली होते हैं, है ना। उनकी आदतों में होते हैं, उनके नेचर में होते हैं, तो थोड़े बहुत चेंज आपको देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं अब हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है प्लांट वाला। और नेक्स्ट जो है ये इसीलिए हमें अध्ययन करना है इनका, पौधों की भीतरी रचना के अध्ययन को शारीर यानी कि क्या कहते हैं, एनाटॉमी। मुझे एनाटॉमी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, मुझे फिजियोलॉजी से भी ज़्यादा एनाटॉमी अच्छी लगती है। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है, ठीक है, कि पौधे के विभिन्न भाग है और उसमें अंतर है। कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता कि ये आलू तना है या ये जो जड़ है वो ये जो शक्करकंद है ये जड़ है, क्योंकि हम जो है या हम ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़कर आए हैं, है ना। आपके मन में क्वेश्चन आया ही होगा कि वो दिख तो जड़ जैसा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो जड़ नहीं है, राइजोम है या राइजोइड्स है, ठीक है, जड़ जैसे हैं। जड़ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जब एंजियोस्पर्म के जड़ और तने की भीतरी संरचना को देखा तो हमें पता चला कि उनकी संरचना कैसी है। उनकी एक पर्टिकुलर संरचना होती है, अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में क्या संरचना होती है। पर जब हम ब्रायोफाइटा या शैवालों में वो जड़ जैसी संरचनाओं को अंदर से काट के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें जड़ जैसी कोई कोशिका है ही नहीं, जैसे कि नॉर्मल जड़ में मिल रही है। इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जड़ है या नहीं, दिख तो रही है। और यही
ऊपर भी कहा गया है कि बाहरी की रूप से हो सकता है वो सेम हो या अलग हो, लेकिन आंतरिक रूप से हमें पता चलेगा मेन चीज कि आखिर अंदर है क्या, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, वो अंदर से पता चलेगा। ठीक है, तो इन्हीं वजहों से, इन भीतरी संरचनाओं में अंतर की वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि कोई जड़ है, कोई तना है, कोई पत्ती है, या ये पहले फूल रहा होगा अब पत्ती है, ऐसा कुछ। एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री की शारीरिकी, देखो ये वर्ड आ गया ना शारीरिकी, ये शारीर को ही एनसीईआरटी कभी कभी शारीरिकी भी लिखती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शारीरिकी बीज द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आपस में भिन्न है, ये बात हम लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हुए हैं। वो एक बीजपत्री है, वो द्विबीजपत्री है, दोनों जो है वो एक ही खानदान के होते हुए भी ऐसे खड़े हुए हैं, है ना। नदिया के दो किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं, ऐसी वाली शायरी किसी को याद आ रही हो तो पॉसिबल है। और क्या क्या फर्क है वो भी हम देख के आए, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और भी देखेंगे अंदर वाले फर्क, अब देखेंगे, पहले हमने बाहर वाले देख लिए। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। ठीक है, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि कोई भी प्लांट कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, ज़्यादा ठंड में रह रहा है, ज़्यादा गर्मी में रह रहा है ना, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, ये पता चलता है। जैसे जलीय पादप है, जलीय पादप के टिश्यू बहुत अलग होते हैं। एरनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं, उनमें हवा भरी रहती है सेल्स के बीच में। तो अगर आप किसी मरे हुए जलीय पादप को जमीन पे पड़ा हुआ भी देखोगे और उसको काट के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जलीय पादप है, क्योंकि उसकी अंदर की संरचना जलीय पादपों जैसी मिलेगी। आपको उसमें वायु कोश मिलेंगे, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सभी हमें लेक्चर में पढ़ना है। और शुरू करते हैं आज के इंट्रोडक्शन में कि भाई ऊतक तो पढ़ेंगे हम, सेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ये होती क्या बलाएं हैं, है ना। तो वैसे आपने पढ़ा हुआ है कोशिकाओं का वह समूह, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, कोशिकाओं का वह समूह यानी कि ग्रुप जिनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, आकृति यानी कि आप बोल सकते हैं शेप या मॉर्फोलॉजी, और कार्य यानी कि जिनको हम बोल सकते हैं फंक्शंस। ठीक है, ओरिजिन फॉर्म, मॉर्फोलॉजी को और आप क्या बोल सकते हैं फॉर्म्स, किस फॉर्म में वो मिलता है, और फंक्शन जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप वर्क भी कह सकते हैं, लेकिन वर्क एक अच्छा वर्ड नहीं है जब हम किसी के कार्य को बताते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जनरली हम वर्क को यूज करते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल इज अ बेस्ट वर्ड फॉर बायोलॉजिकल टर्म। ठीक है, फंक्शनल आप यूज करेंगे। एक जैसे होते हैं ऐसे समूह को उत्तक या टिश्यू कहते हैं। क्या है कहानी उत्तक की, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो और संरचना भी समान हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं उत्तक, ऐसे समूह को। अब ये उत्तक आया कहाँ से, तो मैं थोड़ा आपको बैक टू द पवेलियन 9th की तरफ ले जाती हूँ, जहाँ से आपने इस चैप्टर की शुरुआत की होगी कभी जीवन में, पहले भूली बिसरी यादों में। देखो क्या है, हमारे पास एक कोशिका होती है जो जीवन की क्या है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगर कोशिका एक होती है तो हम उसे एक कोशिकीय कहते हैं, लेकिन अगर कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं तो हम उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, और प्राणी कैसा हो जाता है, बहुकोशिकीय हो जाता है। एक कोशिकीय वालों में उत्तक की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि उत्तक जो है तो वो तो कोशिकाओं से बनेगा, लेकिन इसके पास तो बेचारे के पास है ही एक कोशिका, जैसे अमीबा। अमीबा के जीवन में कभी भी आप उत्तक का नाम नहीं लेंगे, उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके पास उत्तक है ही नहीं, उसके पास एक ही कोशिका है, उसको अपना दुख याद आ जाता है। इसलिए अमीबा एक कोशिकीय जीव जैसे पैरामीशियम, इनके सामने आप कभी उत्तक का नाम नहीं लेंगे, उनकी फीलिंग हर्ट्स हो जाती है। ठीक है, चलो बहुकोशिकीय जब जीवों की हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, शैवाल हो, है ना, बायोफाइटा हो, आपके जितने भी एनिमल्स हैं किसी की भी, उनमें क्या होता है, देखो कहानी बहुत सिंपल है। जब एक कोशिका होती है तो सारा काम उसी को करना होता है ना। अमीबा में आपने देखा वही तो पाचन करता है, डाइजेशन करता है खाने का, वही जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वही बॉडी को
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता है ना, सूडोपोडिया बना के इधर से उधर दौड़ता है। तो सारी जिम्मेदारी इसी कोशिका पे होती है। तो कोई लड़ाई वाला काम ही नहीं होता। उसको पता है कि जैसे एक घर में आपको बड़ा सा बंगला दे दिया है, ठीक है, बंगला भी छोड़ दो, आप एक कमरे में रह रहे हो, मान लो ये एक कोशिका है, मैं इस कमरे में रह रही हूँ, अब इस कमरे में ही मुझे खाना बनाना है, इस कमरे में ही मुझे जो भी करना है XYZ वो सब यही करना है, खाना पीना, है ना, वेस्ट बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना, इसी में मुझे झाड़ू पोछा मुझे ही करना है, सारा काम मुझे ही करना है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कमरा अकेला है, ठीक है, तो जो भी करना है मुझे करना है। अब क्या हुआ, मैंने अपना घर बढ़ा दिया, 15-20 कमरे बना दिए, है ना, पैसा कहाँ से आया वो मुझे पता नहीं, 15-20 कमरे बना दिए। अब मैंने सोचा यार इतने बड़े बड़े घर में यार मैं अकेली तो अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2-4 लोगों को सड़क से उठा के ले आऊँगी, आओ तुम भी रहो मेरे साथ, ऐसे, है ना, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने वही बिग बॉस देखा है, बिग बॉस में क्या होता है, 13-14 जने रहते हैं साथ में, वो बड़ा सा घर होता है। अब क्या हुआ, एक से ज़्यादा कोशिकाएं आ गई, पहले अकेली कोशिका थी, अकेला घर था, अब घर में रूम्स बढ़ गए, मतलब कोशिकाएं बढ़ गई, ठीक है। अब क्या होगा, झगड़ा। सबने, अगर किसी ने बिग बॉस देखा है तो उसको वहाँ पे काम के लिए बहुत झगड़ा होता है कि 13 जने हैं, 13 जने रह रहे हैं, तो भाई सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, खाना भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, कपड़े भी ज़्यादा धोने पड़ेंगे, है ना, बाथरूम भी ज़्यादा साफ करना पड़ेगा। तो उनमें होता है झगड़ा कि एक कहती है कि सारा काम मैं ही क्यों करूँ, है ना, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं ही क्यों काम करूँ, भी तुम भी कुछ काम करो। तो वो क्या कर लेते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही इनका हाल है, पहले एक अकेली थी तो कुछ नहीं था, अभी बहुत सारी हो गई है। अब ये क्या करती हैं, बहु कोशिकाएं हैं, तो ये क्या करती हैं, इनकी उत्पत्ति तो एक ही समान हुई है, ये सब एक जैसी थी पहले, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, अपने काम का बंटवारा कर लिया बहु कोशिकाओं ने। मान लो 3 कोशिकाएं यहाँ पे चली गई, 3 कोशिकाएं यहाँ पे चली गई और 2 यहाँ पे रह गई। अब ये जरूरी नहीं है सब में 3-3 हो, इसलिए मैंने 1-2 बना दी। ये कहेंगे कि हम जो है वो घर के अंदर सफाई का काम हम 3 कर लेंगी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक काम तो निपटा। ये कहती है कि चलो मैं जो है वो क्या कर लूँगी, किचन विचन का काम कर लूँगी। और 2 जो रहते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम वेले हैं, आप सब काम करो, हम बैठे बैठे खा लेंगे, ठीक है, ये वो वाले हैं। तो अभी क्या है, इन्होंने क्या कर लिया, काम को बांट लिया, यानी कि कार्यों को बांट लिया। इसका एक कार्य है ना, ये कार्य 1 कर रही है, ये कार्य 2 कर रही है, ये कार्य 3 कर रही है। जिसको भी उत्तक समझ नहीं आता है ना, वो इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझो, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। तो अब ये कार्य बांट लिया, तो अब ये क्या बन गए, कोशिकाओं का समूह बन गया ये। अब ये अकेली नहीं है, ये भी कोशिकाओं का समूह है, समूह मतलब एक से ज्यादा कोशिका, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका है। तो इनकी उत्पत्ति तो सेम है क्योंकि ये इसी कोशिका से बनी, पहले एक जैसी थी, लेकिन इन्होंने मेकअप शेकअप करके और दिन भर झाड़ू पोछा करके अपने हाल बेहाल कर दिए हैं और अब ये अलग दिखने लग गई है, ठीक है। तो उत्पत्ति तो इनकी समान थी और है, उत्पत्ति समान, लेकिन कार्य अलग अलग हैं। किनके, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, इन सब के कार्य अलग है, लेकिन आप खाली इन 3 को देखो, इस वाले को, कार्य नंबर 1 वाले को, ठीक है, यहां से मैं अलग मिटा देती हूं, आपको कंफ्यूज करेगा। इसका कार्य, इन तीनों का कार्य एक जैसा है, इन तीनों का कार्य एक जैसा है, इन तीनों का कार्य एक जैसा है। तो ऊतकों का, ऊतक किसे कहते हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, आकृति समान हो। इन तीनों की आकृति सेम है क्योंकि इनको काम सेम करना है ना, तीनों झाड़ू पोछा कर रही हैं तो तीनों काली पीली हो गई है, तो इनको दिखने में भी समान है, कार्य समान है झाड़ू पोछा करना, आकृति समान है, काली पीली हो गई है तीनों, है ना, घिस घिस के खुद घिस चुकी है, और उत्पत्ति समान है। तो इस समूह को हम क्या बोल देंगे, ऊतक। लेकिन कोशिका में कोई एक प्रकार का ऊतक नहीं होता, जैसे यहाँ पे काम बांट रखा है तो ये अलग प्रकार का ऊतक है, ये अलग प्रकार का ऊतक है, ये अलग प्रकार का ऊतक है, क्योंकि इनके काम अलग अलग है, लेकिन आपस में ये क्या है, ऊतक है। यही ये कह रहा है, कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, आकृति और कार्य, उत्पत्ति,
आकृति सेम दिख रही है और कार्य तीनों मिलके एक ही काम कर रही है, एक जैसे होते हैं, ऐसे समूह उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे काम हैं, वही झगड़ा वाला काम है, काम बहुत सारे हैं, कोशिकाएं भी बहुत सारी हैं, तो हमने अलग अलग प्रकार के उत्तकों का ग्रुप बना रखा है और सबका काम अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं क्योंकि एक ही घर में रहना है ना। झगड़ा काम तो बांट दिया है लेकिन रहेंगे तो एक साथ ना, वही बिग बॉस वाला मटेरियल समझ लो, उससे अच्छे से समझ सकते हो आप। उत्तकों के प्रकार, ठीक है, तो अब हम प्रकार पढ़ लेते हैं कि हमने देखा कि भाई उत्तक बहुत सारे हैं, कितने प्रकार के उत्तक हैं हमारे पास। तो जनरली जो है उत्तकों को परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किस प्रकार के हैं वो, उनका परिवर्धन कैसे हुआ है, उनका निर्माण कैसे हुआ है, उस आधार पर दो भागों में बांटते हैं और काम भी ले सकते हैं क्योंकि इनके काम भी आपको अलग अलग ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले है विभोज्योतकी उत्तक जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और दूसरा है स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू। विभोज्योतकी उत्तक और परमानेंट टिश्यू। विभोज्योतकी उत्तक बेचारे कैसे हैं, ये बहुत ही शांत है ना, ये दिन भर एक्टिव रहते हैं, ये कभी भी विभाजित हो जाते हैं। इनके नाम में दिख रहा होगा आपको विभोज्योतक, विभाजन से विभोज्योतक मतलब जो विभाजित होते रहते हैं, थकते नहीं है, दिन भर काम करते रहते हैं, दिन भर विभाजित होते रहते हैं। ये स्थायी है, परमानेंट है, इनकी परमानेंट जॉब लग गई है, अब ये सेटल हो गए हैं, घर परिवार हो गया इनका, तो ये ज़्यादा हेडेक नहीं लेते, आराम से पड़े रहते हैं। ठीक है, नौकरी वोकरी धंधे लग गए हैं ये। चलिए, विभोज्योतकी उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस प्रकार के उत्तक समूह में कोशिका विभाजन होता रहता है। ठीक है, हमेशा ये कोशिकाएं, हमेशा इन द सेंस जब काम पड़ेगा, ऐसे नहीं कि भाई बैठे बैठे काम होगा तब, ये क्या होती रहती है, विभाजित होती रहती है, एक्टिव रहती है। मतलब वो एक ऐसा इंसान जिसको आप बोलो ए भाई ये काम करना तो वो झट उठ के खड़ा हो जाएगा, कर लेगा, है ना। एक दूसरा होता है वो जो स्थायी वाले, अरे भैया वो काम कर दो, कोई फर्क नहीं, ठीक है, वो वैसे स्थायी हो जाएंगे। तो ये जो है ये बहुत एक्टिव हैं, ये बहुत सक्रिय होते हैं, जब इनको लगता है विभाजन की जरूरत है तो ये विभाजित हो जाते हैं। इसमें विभाजन की क्षमता होती है, अतः इस लक्षण वाली उत्तकों को विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। अब विभोज्योतक उत्तक की परिभाषा आपसे पूछ ले तो आप क्या परिभाषा दोगे, ये वाली, उत्तकों का ऐसा समूह जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभोज्योतक कहलाते हैं। विभोज्योतक उत्तक के निम्न लक्षण है, भाई ऐसी क्या क्वालिटी है इनमें कि वो परमानेंट है और ये मेरिस्टेमेटिक है। क्वालिटी देखते हैं, इनकी कोशिकाएं अलग है, ठीक है, उनसे अलग है, आपस में तो एक जैसी होगी क्योंकि ग्रुप बनाएंगी कोशिकाओं का। इस प्रकार के उत्तक पादपों के वर्धी क्षेत्र में पाई जाती है तथा सदैव सजीव प्रकृति की होती है। सजीव प्रकृति का मतलब हमेशा इनकी जो सेल है वो एक्टिव रहेगी, मरती नहीं है, सक्रिय रहती है, जीवित रहती है, जिसको आप जीवित भी बोल सकते हो, कई बुक्स में जीवित वर्ड लिखा होगा। एक्टिव रहती है हमेशा, काम इनका माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्वर्ती सब मस्त काम कर रहा है, एकदम मस्के के माफिक। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे पाई जाती है, ये वर्धी क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्धी क्षेत्र का मतलब ग्रोथ एरियाज। हम और पौधे लंबे होते रहते हैं, लंबे चौड़े, पौधों की वृद्धि तो आपने पढ़ी है कि पौधों में वृद्धि जो होती है वो अनियमित होती है। जब हमने प्लांट और एनिमेलिया पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि पौधे जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, हम में वृद्धि लिमिटेड होती है। तो पौधों में जो वृद्धि होती है वो कैसे होगी, लंबाई में प्लस शाखाएं भी वृद्धि करेंगी। तो ये वृद्धि कैसे करेंगी, वहाँ की कोशिकाएं बढ़ेंगी तब, क्योंकि अल्टीमेटली कोशिकाओं के विभाजन से ही तो पौधा बढ़ेगा। तो जहां जहां पे वृद्धि होती रहती है, यानी जिसकी हाइट बढ़ रही है, विड्थ मतलब चौड़ाई बढ़ रही है, उन सभी जगहों पे क्या पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। अब ये वर्धी क्षेत्र पौधों में अलग अलग जगह पे होते हैं, जैसे कि पौधे की टिप पर, यहाँ पे अभी हम इसके प्रकार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पौधे लंबाई में वृद्धि करते रहते हैं, तो उनका जो टिप होता है ऊपर वाला है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, यानी विभोज्योतक उत्तक होते हैं। इसी तरह जड़ में, जड़ जो नीचे निकलेगी उस पे भी हमने जड़ का क्षेत्र पढ़ा था,
क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो जड़ों के जो आगे होता है वृद्धि क्षेत्र, वहां पे भी होता है शीर्षस्थ कोशिका जिसको कहते हैं भाई, विभोजोत्तक कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये विभोजोत्तक पाया जाता है क्योंकि जड़ों की भी लंबाई में वृद्धि करनी होती है, उनको भी फैलना होता है। ये तो हो गई शीर्ष की बात। प्लस ये चौड़ाई में भी वृद्धि करती है, तो तने के और जड़ों के यहाँ कहीं पे भी पाया जाएगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो चौड़ाई में भी वृद्धि कर रही है, तो ये भी एक वृद्धि क्षेत्र है, या वृद्धि क्षेत्र भी लिख सकते हो। आपको वृद्धि नहीं समझ में आ रहा, आप वृद्धि भी लिख सकते हो, ठीक है, वृद्धि क्षेत्र। तो यहाँ पे ये पाई जाती है जहाँ पे वृद्धि की आवश्यकता है। इन पर सेल्यूलोज की पतली भित्ति आकार में छोटी तथा समव्यासी होती है, ठीक है। इनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें जो भित्ति है, पादप है, प्लांट है, प्लांट की में क्या होगी, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो दोनों होती है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। प्लस ये कैसी है, समव्यासी है, मतलब एक जैसी है, एक जैसी दिखने वाली कोशिकाएं हैं। व्यास एक जैसा है, एक जैसे आकार की है। ये 3 सेंटीमीटर की है तो वो 2-3 सेंटीमीटर की होगी, वो 2.5 सेंटीमीटर की, ऐसे मिलती जुलती समव्यासी कोशिकाएं हैं। सबका व्यास जो है वो एक जैसा है, जिसको हम बोल सकते हैं आइसोडायमेट्रिक, मतलब सब एक जैसी। इस तरह से कोशिका भित्ति पतली क्यों है, देखो मोटी होगी ना तो विभाजन में दिक्कत होगी। जो मोटा आदमी होता है उसको काम करने में दिक्कत होती है, इसलिए इसकी ऐसे याद कर सकते हो कि इसकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। आकार में छोटी है, छोटी छोटी कोशिकाएं। अभी मैं आपको फोटोग्राफ बताऊंगी, इनका रियलिटी वाला सेक्शन वाला फोटोग्राफ बताऊंगी। कोशिकाओं में जीव द्रव्य प्रचुर मात्रा में है। भाई काम करना है तो एनर्जी चाहिए, विभाजन करना है, कोई भी कोशिका कुछ भी काम करती है उसको एनर्जी की जरूरत होती है, उसको चाहिए माल पानी। तो अभी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा जनरली कहाँ पे संचित रहती है, हमारे जीव द्रव्य में। अब आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, हम टोटल ओवरऑल बात कर रहे हैं कि वही एनर्जी कहाँ बिखरी रहती है, जीव द्रव्य में बिखरी रहती है। तो हमें अगर हमारे पास जीव द्रव्य प्रचुर मात्रा में होगा, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में होगा, तो विभाजन करना जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। ये तो प्रचुर मात्रा में, वह रसधानियां यानी कि वैक्यूल अनुपस्थित या छोटी होती हैं। ये स्पेशलिटी है विभोजोत्तक कोशिकाओं की कि जो इनको नॉर्मल सेल से अलग बना रही है। क्या चीज हो गई, एक तो पतली भित्ति, दूसरा इनकी जो कोशिकाएं हैं, हालांकि प्लांट सेल जो हम बनाते हैं वो कैसी बनाते हैं, स्क्वायर शेप की बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं जनरली, ठीक है, गोल नहीं बनाते। एनिमल सेल जनरली गोल बनाते हैं। तो एक तो भित्ति की बात हो गई, प्लस इनमें जीव द्रव्य जो है वो ठसाठस भरा हुआ है बहुत प्रचुर मात्रा में, इसीलिए ये सघन भी दिखाई देती है। सघन का मतलब डेंस है। कोई भी चीज भरी भरी होगी तो आपको दिखेगी ऐसे, तो ये बहुत डेंस होती है। ऐसा कहीं आपको डेंस लिखा हुआ भी मिलेगा कि जीव द्रव्य सघन होता है। सघन क्यों, क्योंकि बहुत मात्रा में, इतनी सी कोशिका में जीव द्रव्य भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा, ठीक है। इनका जो केंद्रक है वो बीच में होता है, अभी आएगी बात, बीच में केंद्रक होता है। अगर आपको पुरानी कुछ बातें याद आ रही हो तो जब हम जंतु और पादपों यानी कि एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम एक बात बोलते हैं कि एनिमल सेल में जो ये वैक्यूल्स होते हैं, रसधानियां होती है, वो बहुत कम होती है, छोटी होती है। लेकिन प्लांट सेल में रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर नॉर्मल सेल की बात करें हम प्लांट सेल की, तो उनमें केंद्रक तो बिल्कुल साइड में चला जाता है। आपको फोटोग्राफ याद आ रहा हो कभी प्लांट सेल का, और बिल्कुल जो रसधानी होती है वैक्यूल, वो काफी स्पेस घेर लेती है। इनसे ये अलग है नॉर्मल वाली सेल से। इनकी रसधानियां या तो है ही नहीं, और है तो कैसी है भाई, छोटी छोटी है, 1 या 2 है और छोटी है। और नॉर्मली प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और केंद्रक कोने में घुस जाता है, ठीक है। फोटोग्राफ आपको पुराने याद आ रहे हो,
और ये राजधानियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि या तो इनमें है ही नहीं, और है तो वो कैसी है, कम है। जीव द्रव्य बहुत सघन है और केंद्र जो है यानी कि न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, इनमें केंद्रक बड़ा, ठीक है, बड़ा है, ये न्यूक्लियस लिख दूं मैं यहां पे। स्पष्ट केंद्र में स्थित होता है क्योंकि राजधानी हट गई तो इसके लिए जगह खाली हो गई। अंतःप्रदवी जालिकाएं यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचनाएं सुविकसित नहीं होती। इनमें अंतःप्रदवी जालिकाएं और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सतह होती है वो सुविकसित नहीं होती है। अभी फिर आपके चैप्टर आएगा कोशिका वाला, जिसमें आप पढ़ेंगे अंतःप्रदवी जालिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सब संरचनाएं पढ़नी है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अंतःप्रदवी जालिकाएं तो देखिए आपने, ऐसी जालिका जैसी कोशिका के अंदर होती है। मैं उसके अंदर नहीं बना के बाहर बना रही हूँ। ऐसे जालिकावत होती है और इनमें दो प्रकार की भी होती है, एक पे राइबोसोम होते हैं और एक पे राइबोसोम नहीं होते, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती है। तो इनमें अंतःप्रदवी जालिकाओं की जो आंतरिक झिल्ली है, ये कह रहा है वो कैसी है, विकसित नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया देखा है आपने, डबल मेम्ब्रेन होता है वो भी, और ऐसे क्रिस्टली लगी होती है ऐसी। तो इसकी भी आंतरिक झिल्ली जो है वो क्या है, सुविकसित नहीं है। इनमें लवक मतलब प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं मैम? प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल रहता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्टिक, जिनमें कोई कलर नहीं होता, जो सफेद कलर के होते हैं, है ना। कई पत्तियों में आपने देखा होगा हरे के साथ सफ़ेद कलर भी होता है। जनरली पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन कुछ पत्तियां सफ़ेद धब्बों वाली होती है, क्योंकि उनमें ल्यूकोप्लास्ट यानी कि लवक क्या है, एक अंगक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदवी जालिका है, ऐसे कोशिका में हरित लवक भी पाया जाता है, प्लास्टिड। ये भी कुछ ऐसा ही होता है, डबल मेम्ब्रेन। अब वो अलग अलग प्रकार का होता है, हरित लवक, है ना, जैसे मैंने कहा। फिर ल्यूकोप्लास्टिक जो अवर्णी लवक जिसको कहते हैं, और तीसरा वाला जो है वो है वर्णी लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जिसकी वजह से हरे के अलावा कलर आते हैं। जैसे कुछ पत्ती आपने ट्राइडेस्केंशिया देखा होगा, जो पर्पल कलर की पत्ती होती है। पर्पल क्यों है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट तो है ही है, साथ में क्रोमोप्लास्ट भी है, वर्ण की लवक भी है। तो लवक जो है इन कोशिकाओं में प्राक लवक होते हैं, मतलब कि प्रोप्लास्टिड्स होते हैं। पूरा लवक बना नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसका डेवलप नहीं, क्योंकि इनको काम ही नहीं है। इनका काम तो सिर्फ विभाजन करना है। जब इनको लगेगा कि अब मैं स्थायी बन गई हूँ, एक और चीज, यही विभोजोत्तक कोशिकाएं आगे जाकर दूसरे प्रकार की कोशिकाएं यानी कि जो स्थायी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं उनमें परिवर्तित होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है इनमें से स्थायी जो विभोजोत्तक कोशिकाओं की कुछ कोशिकाएं स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाती है। तो जब ये स्थायी उत्तक बना लेंगी और इनको लगेगा कि मुझे हरित लवक की जरूरत है, प्रकाश संश्लेषण करना है, मेरा जीवन का उद्देश्य प्रकाश संश्लेषण करना ही है, तो फिर इनका जो ये प्लास्टिड है वो अपने अपने हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। या तो वो क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा, या वो ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा, या वो क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा। तो चेंज होता रहेगा, ठीक है भाई। बहुत सिंपल से मैं लेकर जा रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, आगे तक काम आएगा आपको। बेसिक से शुरू कर रही हूँ मैं, जबकि ये चीज़ें बहुत पहले मतलब 9th में आ चुकी होती है। कोशिकाएं उपापचय यानी कि मेटाबॉलिकली रूप से अधिक सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। वही मैंने बात बोल दी कि भाई इनको विभाजन करना है तो ये एक्टिव होगी, इनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा होगी। मेटाबॉलिक रेट क्या है? किसी भी कोशिका में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, यानी कि दो चीज़ों का जुड़ के बनना या किसी चीज़ का टूट के बिखरना, है ना, जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, और हम में भी श्वसन है, रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, है ना, पाचन है, डाइजेशन,
और जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब मेटाबॉलिक रेट के अंतर्गत आती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है वैसे, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, उतना हम डिटेल में नहीं, बस ये ध्यान रखो कि जितनी भी क्रियाएं होती है इन कोशिकाओं में बहुत सक्रिय रूप से होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखिए। या आगे आपको दूसरी कोशिकाओं से कंपेयर करने बैठोगे तब काम में आएगी, नहीं होता है। मतलब क्या कि ये कोशिका है, इसी से बिल्कुल चिपकी हुई दूसरी कोशिका, और इसी से बिल्कुल चिपकी हुई दूसरी कोशिका, बिल्कुल स्पेस नहीं होगा, एकदम ठसासट चिपकी हुई सी बनी रहेगी। इसीलिए जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसको ऐसे करते हैं ताकि हमें जगह नहीं बतानी पड़े, ऐसे। ऐसे ये ऐसे बनाते हैं विभुजयुक्त कोशिकाओं को, क्योंकि हमें स्पेस नहीं दिखाना बीच में। अब यहाँ से दूसरी चिपक जाएगी, इधर से दूसरी, तो जगह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी जो आगे हम कोशिकाएं पढ़ोगे, आप उसमें पढ़ोगे ऐसे स्पेस होता है, ये देखो बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, तीन के बीच में ऐसा स्पेस हो सकता है, वो स्पेस नहीं है, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है। अंतर कोशिकीय का मतलब दो कोशिकाएं, दो या तीन कोशिकाओं के बीच की जगह, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस भी कहते हैं। तथा कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती है। सघन मतलब वही कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्टली अरेंज है। ये देखो, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया, आप देख रहे हो कितनी डेंस दिख रही है। ये बीच में बड़ा सा केंद्रक है इसका, ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ, केंद्र यानी कि न्यूक्लियस। ये बाहर वाली जो है वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, झिल्ली तो इसमें दिखाई ही नहीं है। ये कोशिका द्रव्य है, जिसको हम जीव द्रव्य भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस देखा ही आपने, और जगह नहीं है। और ये है सेक्शन, यानी कि जो आपकी रियल मेरिस्टेमेटिक सेल है वो ऐसी दिखती है ना। ये तो हम बड़ा सा ड्रॉ करते हैं, आप देख रहे हैं आपको बीच बीच में ब्लैक ब्लैक से डॉट नजर आ रहे हैं। ये डॉट क्या है, ये डॉट जो है इसके न्यूक्लियस है। तो इस तरह से, और ये कौन से हिस्से का भाग, कौन से हिस्से से लिया हुआ है, ये वही जो मैं आपको बता रही थी कि तने के ऊपरी भाग से, शीर्षस्थ भाग से लिया हुआ है, एपिकल पार्ट से लिया हुआ है। डिसेक्शन है उसका, माइक्रोस्कोप में दिखेगा। कोई भी जगह आपको नहीं दिख रही, आपको लग रहा होगा कि पर्पल पर्पल दिख रहा है, वो इसीलिए क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड हम स्टेन करते हैं, आपको पता ही है ना, सेफ्रेनिन यूज करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पीछे से लाइट आ रही है तो आपको दिख रहा है, वरना ये बिल्कुल ऐसे डेंस है, बीच में बिल्कुल भी इनके जगह नहीं है, ठीक है। चलिए, तो विभोज्योतक की पढ़ा हमने कि क्या काम करती है विभोज्योतक की, क्या काम है मेन इनका, विभाजन करके संख्या में वृद्धि करना, है ना, लंबाई बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना। तो इसी के साथ आज हमारा जो विभोज्योतक की कोशिकाओं का सेगमेंट है वो यहाँ पे खत्म होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे विभोज्योतक की कोशिकाओं के प्रकार क्या होते हैं, कैसी होती है, क्या काम होते हैं, और भी इनके वो सारी कहानियाँ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के लिए लेक्चर में इतनी ही कहानी, मिलते हैं अगली बार हमारी जो खून चूसने की प्रक्रिया है उसको जारी रखते हुए।